एक न्यूज आई है जो शायद ईफर्ट के बहुत से इन्वेस्टर्स ने नोटिस की है। इस कंपनी की यूरिया सेल्स पिछले 10 साल में सबसे कम हो गई हैं। लेकिन असली शॉकिंग बात ये नहीं है। असली शॉकिंग बात ये है कि सेम वक्त में पाकिस्तान की पूरी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की सेल 8% बढ़ रही है। यानी ये कोई इंडस्ट्री वाइड स्लोडाउन नहीं, ईफर्ट अकेली अपने ही कंपेटर्स के हाथों मार्केट शेयर खो रही है। क्यों? आज पूरी कहानी हम इस वीडियो में देखेंगे। वेलकम बैक स्मार्ट इन्वेस्टर्स। आज का सवाल सिंपल है लेकिन जवाब उतना सिंपल नहीं। एंग्रो फर्टिलाइजर यानी ईफर्ट अभी बाय करने के लिए अच्छी प्राइस है या ये एक बिजनेस है जो अंदर से डिक्लाइन की तरफ जा रहा है और सिर्फ डिविडेंड की वजह से अट्रैक्टिव दिख रहा है? मैं आपको 3 टेस्ट के जरिए इस सवाल का जवाब दूंगा। पहला, क्या ऑपरेशनल बिजनेस अभी भी स्ट्रांग है? दूसरा, बैलेंस शीट में क्या टूट रहा है? तीसरा, जो प्राइस आप आज देख रहे हैं क्या वो फेयर है? और एंड में हम एआई को यूज करेंगे ईफर्ट स्टॉक को एनालाइज करने के लिए और मैं आपको अपना ऑनेस्ट वर्डिक्ट दूंगा बिना किसी हाइप के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन है कि ईफर्ट है क्या। अगर आप नए व्यूअर हैं, 60 सेकंड्स में समझाता हूँ। ईफर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूरिया मैन्युफैक्चर है। दो प्लांट्स हैं, दोनों ढेर की सिंध में। एक बेस प्लांट 975,000 टन सालाना कैपेसिटी और एक ईएनवीईएन प्लांट 1.3 मिलियन टन सालाना, जो दुनिया के सबसे एनर्जी एफिशिएंट यूरिया प्लांट्स में से एक है। एक छोटा एनपीके प्लांट पोर्ट कासिम कराची में भी है। कंपनी का तकरीबन 56% हिस्सा एंग्रो कॉरपोरेशन के पास है। और यहाँ एक कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ जो बहुत लोग करते हैं। पिछले साल जनवरी 2025 में एंग्रो कॉरपोरेशन, जो एंग्रो के नाम से ट्रेड होती थी, रीस्ट्रक्चर होकर एंग्रो होल्डिंग्स की होली ओन्ड सब्सिडरी बन गई और पीएसएक्स ने इसे डीलिस्ट किया। लोग इस न्यूज को सुनकर समझते हैं कि एंग्रो डीलिस्ट हो गया, ईफर्ट भी खत्म। ये गलत है। वो एंग्रो कॉरपोरेशन थी, पेरेंट कंपनी। ईफर्ट अलग से लिस्टेड है, अलग टिकर है और नॉर्मली ट्रेड हो रही है। ये सिर्फ ओनरशिप स्ट्रक्चर की रीशफल था। ईफर्ट के शेयर होल्डर्स पर इसका कोई डायरेक्ट असर नहीं हुआ। अब आते हैं प्राइस कहाँ खड़ी है, देखते हैं नंबर्स। 5 जनवरी 2026 को ईफर्ट अपनी ऑल टाइम हाई पर पहुंची 263 रुपीज। आज ईफर्ट ट्रेड हो रहा है 187 के आसपास, अपनी हाई से तकरीबन 29% नीचे और 52 वीक लो के करीब। ईयर टू डेट ये स्टॉक 17% नीचे है और पिछले 12 महीने में तकरीबन 14% नीचे। अब इसे कंपेयर करें केएसई 100 से, जो पिछले 12 महीने में 28% से ज्यादा ऊपर गया है। जनवरी 2026 में अपनी ऑल टाइम हाई 1,90,000 तक पहुंच गया। यानी जब पूरा मार्केट ऊपर जा रहा था, ईफर्ट अकेली नीचे आ रही। और जैसा हम सेक्शन 4 में भी देखेंगे, ये गैप और भी बढ़ सकता है क्योंकि आज ही एक नया ज्यादा ऑपरेशनली वरिंग डाटा पॉइंट आया है। अब आते हैं, क्या ये बिजनेस अभी भी स्ट्रॉन्ग है? चलिए पहले बुल केस देखते हैं जो बोलता है ये बेस्ट प्राइस है। पॉइंट नंबर 1, आरओई अभी भी एक्सेप्शनल है। ईफर्ट का रिटर्न ऑन इक्विटी तकरीबन 55 से 59% है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स जनरेट कर रही है। ये नंबर पाकिस्तान की बहुत कम कंपनीज मैच करती हैं, एफएफसी भी इंक्लूड। पॉइंट 2, कॉस्ट मूव अभी भी इंटैक्ट है। ईएनवीएन प्लांट दुनिया की मोस्ट गैस एफिशिएंट यूरिया प्लांट्स में से एक। इसका मतलब हर टन यूरिया बनाने में ईफर्ट कम गैस यूज करती है अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में, इंक्लूडिंग एफएफसी। ये एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज है जो आसानी से कॉपी नहीं हो सकता क्योंकि नया यूरिया प्लांट बनाने के लिए $1 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एलोकेटेड सब्सिडाइज्ड गैस चाहिए। दोनों चीजें पाकिस्तान में मिलना एक्सट्रीमली मुश्किल है। पॉइंट 3, क्वार्टर 1 2026 में रिकवरी के साइंस हैं। जनवरी से मार्च 2026 क्वार्टर में ईफर्ट के नेट प्रॉफिट 3.32 अरब रहा, जो पिछले साल की इसी क्वार्टर के 14% ज्यादा है। अर्निंग पर शेयर 2.17 से बढ़कर 2.49 हो गया। रेवेन्यू 25% साल भर साल ऊपर गया। पॉइंट नंबर 4, डिमांड साइड स्टेबल है। एनालिस्ट के मुताबिक जब तक गवर्नमेंट का वीट सपोर्ट प्राइस 3500 पर मंथ से ऊपर रहता है, फार्मर्स के पास यूरिया खरीदने की परचेजिंग पावर रहती है और पाकिस्तान का एनुअल यूरिया डिमांड हिस्टोरिकली 6.3 से 6.4 मिलियन टन से नीचे नहीं गिरा। पॉइंट नंबर 5,
ब्रोकर कंसेंसस अभी भी अपसाइड देख रहे हैं। मल्टीपल रिसर्च हाउसेस का एवरेज टारगेट प्राइस तकरीबन 248 से 250 के दरमियान है, जो कि करंट 187 प्राइस के मीनिंगफुल अपसाइड सजेस्ट करता है। ये था बुल केस, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, बैलेंस शीट की तरफ देखें तो कहानी उतनी सिंपल नहीं रहती। अब आते हैं सेक्शन 4 में, टेस्ट नंबर 2, बैलेंस शीट में क्या टूट रहा है। बियर केस, वो चीजें देखेंगे जो प्रूव करती हैं कि एनालिस्ट इस स्टॉक को लेके क्यों इतना कॉशियस हैं। सबसे पहले रेड फ्लैग नंबर 1, न्यूज, सेल्स 10 साल की लोएस्ट पर, और ये सिर्फ ईफर्ट का मसला नहीं है। नेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर की ताजा डाटा के मुताबिक ईफर्ट ने फर्स्ट हाफ 2026 यानी जनवरी से जून में सिर्फ 5,37,000 टन यूरिया बेचा, जो पिछले 10 साल की सबसे कम पहली हाफ साल की सेल है। इसका सीधा नतीजा कंपनी की अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़कर 694,000 टन हो गई है। अब यहाँ असली बात सुने, क्योंकि ये सिर्फ डिमांड स्लो है वाला इशू नहीं। पहले 5 महीने जनवरी से मई में पूरे पाकिस्तान की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की यूरिया सेल 8% साल भर साल बढ़ी, 1.9 बिलियन टन तक। लेकिन इसी पीरियड में ईफर्ट अपनी सेल्स 13% गिरा बैठा, सिर्फ 4,20,000 टन तक, जबकि एफएफसी और एफएफबीएल ने अपनी सेल्स बढ़ाई। और मई 2026 का अकेला महीना तो और ड्रामेटिक था। ईफर्ट का मंथली यूरिया ओवरटेक 78% साल भर साल गिर गया, सिर्फ 32,000 टन, कंपनी की हिस्ट्री का सबसे कम में, जिसने ईफर्ट का उस महीने की मार्केट शेयर सिर्फ 7.9% तक गिरा दिया। इसका मतलब समझना जरूरी है, ये एक इंडस्ट्री वाइड स्लोडाउन नहीं है। ईफर्ट अपने कंपैरेटर्स खासकर एफएफसी के हाथों मार्केट शेयर खो रही है उस वक्त जब पूरा सेक्टर ग्रो कर रहा है। ये क्वार्टर 1 के डिस्काउंट विड्रॉल वाले टाइमिंग शिफ्ट से एक लेवल आगे की बात। अब आते हैं रेड फ्लैग नंबर 2, फुल ईयर 2025 में प्रॉफिट गिर गया। कैलेंडर ईयर 2025 में ईफर्ट का नेट प्रॉफिट 20% गिरा, 28 अरब से 22 अरब तक। अर्निंग पर शेयर 21 से गिरकर 16.95 रह गई। मैनेजमेंट के मुताबिक इस डिक्लाइन की 3 मेजर वजूहात थी, हर एक का इम्पैक्ट तकरीबन 2 अरब। सुपर टैक्स, एलिवेटेड इन्वेंट्री की वजह से हायर फाइनेंस कॉस्ट और बढ़ते हुए फ्रेट चार्जेस। अब आते हैं रेड फ्लैग नंबर 3, डेट सिर्फ 18 महीने में 2 गुना से ज्यादा हो गया। यहाँ नंबर ध्यान से सुने, फाइनेंशियल ईयर 2024 के एंड में ईफर्ट का टोटल डेट था तकरीबन 34 बिलियन। सितंबर 2025 तक ये बढ़कर हो गया 73 बिलियन, मार्च 26 तक 77 बिलियन। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.72 से बढ़कर 1.73 हो गया। ये कोई छोटा शिफ्ट नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरली डिफरेंट बैलेंस शीट है। और अब जो आज की इन्वेंट्री बिल्डअप न्यूज आई है, अगले क्वार्टर में ये डेट नंबर और ऊपर जाने का रिस्क है, क्योंकि जितना ज्यादा अनसोल्ड स्टॉक उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग चाहिए। रेड फ्लैग नंबर 4, कैश फ्लो नेगेटिव जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में ईफर्ट का फ्री कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव था 54 अरब, 24 में ही ये उल्टा हो गया नेगेटिव 13 अरब, और ये ट्रेंड 2025 में भी कंटिन्यू हुआ। वजह इन्वेंट्री, दिसंबर 2024 में इन्वेंट्री थी 35 बिलियन, कुछ क्वार्टर्स में ये बढ़कर 70 बिलियन से ऊपर चली गई थी। कंपनी अपना कैश इन्वेंट्री में फंसा रही है, और आज की 694,000 टन इन्वेंट्री न्यूज इसी पैटर्न की कंटिन्यूएशन है। अब आते हैं रेड फ्लैग नंबर 5, करंट रेशो 0.86 है। इसका सीधा मतलब कंपनी की शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज उसकी शॉर्ट टर्म एसेट से ज्यादा हैं। ये लिक्विडिटी का एक वार्निंग साइन है, रेड अलर्ट नहीं, लेकिन ध्यान देने वाली बात जरूर है। रेड फ्लैग नंबर 6, डिविडेंड सस्टेनेबिलिटी सवालिया निशान है। ईफर्ट हर साल डिविडेंड देती आई है, 2020 में 13 पर शेयर से बढ़कर 2024 में 21 रुपए पर शेयर, लेकिन पे आउट रेशो बार बार 100% से ऊपर रहा है। मतलब कंपनी अपनी अर्निंग से ज्यादा डिविडेंड दे रही है, जो कैश रिजर्व या बोरोइंग से फंड होता है। 2025 में पे आउट थोड़ी कम होकर 88 से 89% आई, एक पॉजिटिव साइन, लेकिन ये पैटर्न हिस्ट्री में सस्टेनेबल नहीं रहा। रेड फ्लैग नंबर 7, मार्केट शेयर का बिखराव। कंपनी ने अपनी यूरिया पर डिस्काउंट जो पहले 400 रुपए पर बैग था, जनवरी 2026 में घटाकर 150 रुपीज किया, और 4 अप्रैल 2026 को पूरी तरह विड्रॉ कर दिया ताकि मार्जिन्स प्रोटेक्ट हो सके। क्वार्टर 1 के एंड तक मार्केट शेयर 26.9% तक गिर गया था,
और जिसे हमने रेड फ्लैग नंबर 1 में दिखाया है। मई तक ये अकेला एक महीने में 7.9% तक गिर गया, यानी प्राइसिंग पावर प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी ने वॉल्यूम बहुत ज्यादा कुर्बान किया है। रेड फ्लैग नंबर 8, लीडरशिप ट्रांजिशन। सीईओ अली राठौर ने मार्च 2026 में रिजाइन कर दिया। नए सीईओ इमरान अहमद ने 11 मई 2026 को चार्ज संभाला। कोई स्कैंडल रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन लीडरशिप ट्रांजिशन हमेशा कुछ शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी लेकर आती है और नए सीईओ को अभी इस सेल्स शेयर क्राइसिस को एड्रेस करना है अपने पहले ही महीनों में। ये 8 रेड फ्लैग्स हैं। इंडिविजुअली कोई भी कंपनी डूब रही है प्रूव नहीं करता, लेकिन कोलेक्टिवली और खासकर फ्रेश सेल्स डाटा के साथ ये एक क्लियर पैटर्न दिखाते हैं। ऑपरेशनल कोर प्लांट एफिशिएंसी स्ट्रांग है, लेकिन कमर्शियल एग्जीक्यूशन और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दोनों एक साथ वीक हो रहे हैं। अब आते हैं सेक्शन नंबर 5, टेस्ट 3, टिकिंग क्लॉक। क्या आगे आने वाला है, वो चीजें देखते हैं जो अगले 12 से 18 महीने में इस स्टॉक की डायरेक्शन डिसाइड करेंगी। कैटलिस्ट नंबर 1, एसएनजीपीएल गैस कॉन्ट्रैक्ट। मार्च 2027 ईफर्ट का करंट गैस सप्लाई एग्रीमेंट एसएनजीपीएल के साथ मार्च 2027 में एक्सपायर हो रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट ही वो चीज है जो ईफर्ट को उसका कॉस्ट एडवांटेज देती है। रिन्यूअल टर्म्स क्या होंगी ये अभी कंफर्म नहीं है, और ये सिंगल सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म रिस्क है जो इस स्टॉक पर हैंग कर रहा है। कैटलिस्ट नंबर 2, प्रेशर एनहांसमेंट फैसिलिटी। फेज 2, कंपनी एक प्रेशर एनहांसमेंट फैसिलिटी बना रही है जो गैस एफिशिएंसी और बेहतर करेगी। फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। फेज 2 एक्सपेक्टेड है लेट Q3 या अर्ली Q4 2026 में। ये कंप्लीशन ऑपरेशनल कॉस्ट में और इम्प्रूवमेंट ला सकती है, लेकिन अभी तक कैपेक्स की वजह से ही डेट बढ़ा है। कैटलिस्ट नंबर 3, जीआईडीसी का लेगेसी ओवरहैंग। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट CESS, ये एक पुराना लीगल और रेगुलेटरी डिस्प्यूट है जो सालों से फर्टिलाइजर सेक्टर को चेस कर रहा है। फरवरी 2026 में कैबिनेट लेवल कमेटी ने इस एक्ट में अमेंडमेंट्स को क्लियर किया है ताकि स्टक फंड्स अनलॉक हो सके, लेकिन फर्टिलाइजर कंपनीज की स्पेसिफिक लायबिलिटीज एक्सपोजर पर फाइनल क्लैरिटी अभी तक नहीं आई। कैटलिस्ट नंबर 4, सुपर टैक्स अनचेंज। फाइनेंशियल बजट इस साल का में आम कंपनीज के लिए सुपर टैक्स रिलीफ दिया गया है, लेकिन बैंक्स, ऑयल एंड गैस, ईएनपी और फर्टिलाइजर सेक्टर को एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड किया गया है। ईफर्ट जैसी कंपनीज 150 मिलियन से ज्यादा इनकम पर 10% सुपर टैक्स देते रहना जारी रहेंगे, जबकि दूसरे सेक्टर्स को रेट 8% तक रिड्यूस मिल गया है। ये एक परमानेंट कॉस्ट डिसएडवांटेज है जब तक पॉलिसी नहीं बदलती। कैटलिस्ट 5, Q2 2026 रिजल्ट्स। ये वीडियो जब आप देख रहे हैं, ईफर्ट के अप्रैल से जून 2026 क्वार्टर के रिजल्ट्स अभी अनाउंस नहीं हुए। एक्सचेंज कैलेंडर अर्ली अगस्त से सितंबर 2 के दरमियान एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये रिजल्ट्स कंफर्म करेंगे कि Q1 की रिकवरी एक ट्रेंड है या एक वन ऑफ बाउंस था। अब आते हैं सेक्शन 6, वैल्यूएशन रियलिटी चेक। अब तीसरा टेस्ट प्राइस का। करंट प्राइस है 187 के आसपास। ईफर्ट ट्रेड कर रही है अपनी ट्रेलिंग 12 मंथ अर्निंग के तकरीबन 11x PE पर। फॉरवर्ड लुकिंग, अगर ब्रोकर एस्टिमेट सही निकलते हैं तो 2026 के लिए ये मल्टीपल गिरकर 8.5 से 9x तक आता है। पीयर कंपैरिजन के लिए एफएफसी जो चीपर वैल्यूएशन पर ट्रेड करती है, हिस्टोरिकली ईफर्ट से लोअर पीई रखती है, क्योंकि मार्केट ईफर्ट की हायर एफिशिएंसी और आरओई के लिए प्रीमियम पे करती है। लेकिन एक नंबर जो ध्यान मांगता है, प्राइस टू बुक रेशो। ईफर्ट का पीबी तकरीबन 6.5x से 7x के आसपास रहा है, मतलब मार्केट ईफर्ट की नेट एसेट वैल्यू से 6 से 7 गुना ज्यादा पे काम कर रही है सिर्फ इसी अर्निंग पावर के लिए। ये एक हायर नंबर है। इसका मतलब ये है कि अगर अर्निंग्स कभी स्ट्रक्चरली डिक्लाइन करती हैं, इस स्टॉक में एसेट वैल्यू का बहुत कम कुशन है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए। इंडिपेंडेंट फेयर वैल्यू मॉडल्स जो मल्टीपल्स और कैश फ्लो दोनों अप्रोच कंबाइन करते हैं, इस स्टॉक को तकरीबन 190 से 220 की रेंज में फेयर वैल्यू देते हैं। ब्रोकर कंसेंसस टारगेट थोड़ा ऊपर है, 250 के राउंड अबाउट, यानी करंट प्राइस जो 187 पर है, आप फेयर वैल्यू के करीब हैं, खरीद सकते हैं। ये मीनिंगफुल डिस्काउंट पर, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल बिलीव करते हैं। ये मैं आपको ट्रांसपेरेंट बता रहा हूँ। ये रेंज वाइड है और ये नॉर्मल है। पीएसएक्स पर बहुत कम स्टॉक्स के लिए एनालिस्ट एक एग्जैक्ट नंबर पर एग्री करते हैं, लेकिन जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये समझना है कि आप किस अजम्पशन के साथ कंफर्टेबल हैं। अब आते हैं सेक्शन 7, 1 लाख की रियलिटी चेक। चलिए एक कंक्रीट एग्जांपल देखते हैं।
कुछ ऐसा जो आपको एक्चुअली फील कराए कि पिछले एक साल में ईफर्ट में पैसा लगाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आपने एग्जैक्टली एक साल पहले मिड जुलाई 2025 में ईफर्ट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, तकरीबन 481 शेयर्स मिल जाते, 207 से 208 पर शेयर के हिसाब से। आज कैपिटल वैल्यू के हिसाब से 7.4% डिक्लाइन, वो शेयर की वैल्यू होती तकरीबन 92,500। लेकिन इस साल के दौरान आपने डिविडेंड भी कलेक्ट किया होता, ट्रेलिंग 15 रुपए पर शेयर के हिसाब से, तकरीबन 7200 एक्स्ट्रा। टोटल मिलाकर 1 लाख एक साल बाद 99,700, मतलब तकरीबन ब्रेक इवन, थोड़ा सा लॉस। अब इसी 1 लाख को अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स में डाल देते सेम पीरियड में, वो बनता तकरीबन 1,28,500। यानी ये स्टॉक आपको ना तो अच्छा इन्वेस्टमेंट लगा और ना ही लॉस, ये तकरीबन न्यूट्रल रहा। जबकि पूरी मार्केट रैली कर रही थी, डिविडेंड ने आपको बचा लिया, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत रियल है। तो अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं और एग्रो फर्टिलाइजर के इस शेयर को प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या ये करंट वैल्यू पे बाय करने के काबिल है या आपको इसको बेच देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो लेट्स मूव टू स्क्रीन और हम इसको डिटेल से देखते हैं। क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी प्रॉम्प्ट्स को देखते हैं। प्रॉम्प्ट्स में आप देखेंगे, एक हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यूज़ करेंगे, एक टेक्निकल एनालिसिस के लिए। 2 प्रॉम्प्ट्स आज हम यूज़ करेंगे एग्रो फर्टिलाइज़र को प्रॉपर्ली तरीके से देखने के लिए। ये वही प्रॉम्प्ट है जो मैं अक्सर यूज़ कर रहा होता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। सबसे पहले इसको हमने एक रोल दे दिया है जो मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ, और इसके बाद आप देखेंगे तो ये एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट है। आई विल प्रोवाइड द लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट, मैनेजमेंट कमेंट्री, शेयर प्राइस, ये सारा कुछ हमने इसको जो है वो सिंपल एक क्वार्टरली रिपोर्ट देनी है जो लेटेस्ट आई है, और फाइनेंशियल रिपोर्ट देनी है वो भी लेटेस्ट जो अवेलेबल है। ठीक है? ये सारी चीज़ें हमें बता देगा, प्रॉम्प्ट्स मैं आपको शेयर कर दूँगा। आप अपने तरीके से अगर इसमें कोई चेंज करना चाहें, करके यूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करेगा। वर्किंग कैपिटल, ये मूड, ये वो जो फंडामेंटल एनालिसिस की बेसिक चीज़ें हमने तकरीबन सारी ही इसके अंदर कवर की हैं, ताकि जिस भी स्टॉक को आप जो है वो एनालाइज़ करें, हमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करे। फिर हमें ये फाइनल वर्डिक्ट देगा, कंक्लूड विद वन ऑफ दीज़, स्ट्रॉन्ग बाय है, होल्ड है, वॉच लिस्ट है। ये अभी हम देखेंगे हमें क्या रिज़ल्ट देता है, ठीक है? 3 से 5 लाइनों में जो है वो कंक्लूजन दे। और ये अभी क्विकली हम लोग जो है वो टेक्निकल एनालिसिस की प्रॉम्प्ट को देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे, यू आर एन एलीट स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एंड प्रोबेबिलिस्टिक डिसीजन इंजन। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इसको हमें चार्ट देना पड़ेगा। अभी हम लोग देखते भी हैं कि चार्ट कैसे निकालें। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में जो है वो चार्ट निकाल के दिखा रहा होता हूँ। अच्छा, हमें उसमें ये सारी चीज़ें इसको देनी है। पहले चार्ट देख लेते हैं। एस सी एस ट्रेडिंग पे जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे जाके हम लोगों ने सिंपल एग्रो फर्टिलाइजर के ऊपर जाना है, ताकि हमें ये टेक्निकल्स, रियल टाइम चार्ट्स, ठीक है? ये हम लोग करेंगे तो हमारे पास ये चार्ट्स खुल जाएँगे। ये चार्ट्स खोलेंगे तो इसके अंदर हम लोग सिंपल केएससी की जगह ईफर्ट कर देंगे। ईफर्ट करेंगे तो देखें एग्रो फर्टिलाइज़र के चार्ट खुल गया। इंडिकेटर्स पे जाएँगे आप, सिंपल यहाँ पे सबसे आप अपने तरीके से ये हमने एमएसीडी सेलेक्ट कर दिया। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ दे देंगे इसको। वॉल्यूम ऑलरेडी इसके अंदर है, ठीक है? मूविंग एवरेज आपने देख लेना, अगर आपके पास नहीं शो हो रहा तो आपने जो है वो करना है। अच्छा, मूविंग एवरेज देंगे 1, 2, 3, क्योंकि 20 डेज़, 50 डेज़ और 200 डेज़ की हमें मूविंग एवरेज चाहिए, ठीक है? बॉलिंगर बैंड्स भी आप ऐड कर दें इसके अंदर, तो ये तकरीबन सारी ही चीज़ें कवर हो जाती हैं। वैसे अगर आप चेक करना चाहें तो आप इसके अंदर पढ़ भी सकते हैं। देखिए, मैंने एमएसीडी मूविंग एवरेजेस 20, 50, 200 आरएसआई बॉलिंगर बैंड्स, बाकी ये चीज़ें तकरीबन सारी इसके अंदर आ जाएँगी, ठीक है? तो ये जैसे ही हम लोग इंडिकेटर सारे लगा देंगे, इसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। इसको हम लोग 20 डेज़ के लिए कर देंगे, ठीक है? 20 करके ओके। उसके बाद इसको हम लोग 50 डेज़ कर देंगे, 50 ओके। और इसको हम लोग चेंज कर देंगे 200 डेज़ के लिए, ठीक है? इसको करेंगे ओके। जैसे ही आप ये सारा कुछ करेंगे, इसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ अपने आप सेट हो जाएँगी। यहाँ से आपने इसको डाउनलोड इमेज कर लेना है, ठीक है? डाउनलोड इमेज कर लेंगे तो आपके पास ये इमेज यहाँ पे ओपन भी हो जाएगी, ये जो हमने की है। अच्छा, इसके बाद सिंपल क्या करना है, टेक्निकल एनालिसिस के लिए कंट्रोल ए, इसको सारे को सिलेक्ट कर लें। कंट्रोल सी, आपने क्लॉड खोलना है, क्लॉड के अंदर इसको पेस्ट कर देना है।
पेस्ट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो हमने जो चीज़ डाउनलोड की थी ये चार्ट, ये यहाँ से हम लोग उठाएँगे और इसके अंदर पेस्ट करके और इसको सिंपल तरीके से पुश लगा देंगे, ठीक है? ये अपने रिज़ल्ट्स निकालता रहेगा। अब हम आ जाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे, ठीक है? फंडामेंटल एनालिसिस ये रहा हमारे पास। इसकी भी प्रॉम्प्ट को इसी तरह हम लोग कंट्रोल ए, कंट्रोल सी कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले पीएसएक्स पे ईफर्ट पे जाते हैं, ठीक है? ईफर्ट स्टॉक एग्रो फर्टिलाइज़र पे जाएँगे। ये हम लोग पीएसएक्स पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें इसकी अ, जो क्वार्टरली रिपोर्ट है लेटेस्ट और एनुअल रिपोर्ट है लेटेस्ट, ये चाहिए, ठीक है? एनुअल रिपोर्ट भी हम लोग निकाल लेंगे, क्वार्टरली रिपोर्ट भी हम लोग निकाल लेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ क्वार्टरली रिपोर्ट, ठीक है? ये लेटेस्ट हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। ये दोनों रिपोर्ट्स जो हैं वो आप डाउनलोड करेंगे, इनको आपने जो फंडामेंटल एनालिसिस है इसको हम लोग जो है वो कंट्रोल सी कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको भी पेस्ट कर देंगे। ये हमने दूसरी विंडो में खोल लिया है, एक हम लोग उधर ही विंडो में लगे रहने दिया है, ठीक है? एज़ एन एक्सपर्ट, ठीक है? अच्छा, इसमें सबसे पहले हमने फंडामेंटल एनालिसिस के रिजल्ट्स को देखना है। ये देखिए हमने दोनों फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इसके अंदर अटैच कर दी हैं और ये हमारी प्रॉम्प्ट है जो कि हमने क्लॉड को दी थी। क्विकली रिजल्ट्स की तरफ आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस की तकरीबन वही होंगी जो मैंने आपको वीडियो में बताई है, तो मैं इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। आप इसको अपने तरीके से रीड कर सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ मोटी-मोटी चीज़ें देखता जाऊँगा, ठीक है? बैलेंस स्ट्रेंथ देखें, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ उसने बता दी है। उससे के बाद हम लोग क्विकली आ जाते हैं कैश फ्लो रियलिटी, नेगेटिव में जा रही हैं चीज़ें, ठीक है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव, ये हमने वीडियो के अंदर भी हाईलाइट की है बात, जो कि इसने भी निकाल के हमें बताई है, ठीक है? अगर मैं मूड आरओई और बिजनेस क्वालिटी की बात करूं तो बिजनेस क्वालिटी तो नो डाउट अच्छी है, एंग्रो है, लेकिन ये कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं जो कि फ्यूचर में बड़ी बन सकती हैं। अच्छा, इसी तरह सिनेरियोज में आ जाए, बियर केस के अंदर हमारे पास ए टैक्स अप्लाई, तो हमारे पास अप्लाइड वैल्यू ये बनती है। बेस केस में हमारी वैल्यू 170 से 187 बनती है और बुल केस में हम 260 से 300 का जंप देख सकते हैं। लेकिन ये केस भी आपको ज़हन में रखना है कि अच्छी खासी वैल्यू नीचे आ सकती है, ठीक है? बॉटम लाइन ऑफ रिलेशन, द करंट प्राइस सेट्स ऑलमोस्ट एग्जैक्टली एट द बेस केस, ठीक है? मार्केट इज प्राइसिंग इन नो चेंज फ्रॉम करंट रन रेट, अर्निंग्स एट करंट मल्टीपल रीजनेबल, बट इट मीन्स यू आर पेइंग ऑफ continuation नॉट फॉर अ डिस्काउंट, ठीक है? ये वैल्यू जो इसने बताई है कि बेस केस पे अभी हमारी बैठी हुई है, ठीक है? और इसका ये बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस स्टिल नहीं है, ठीक है? डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है ये। आप अगर इसको बाय करते हैं तो आप बिज़नेस क्वालिटी को देख के ही बाय करेंगे। दिस इज़ नॉट अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्राइस बाय ग्राहम एंड बफे स्टैंडर्ड्स, बिल्कुल सही है। रिस्क और कैटलिस्ट मैं बता चुका हूँ क्या-क्या हैं, ठीक है? फाइनल वर्डिक्ट इसने क्या दिया है, फंडामेंटल एनालिसिस को रीड करते हुए उसने कहा है कि आप होल्ड करें, ठीक है? जैसे क्वालिटी बिज़नेस नॉट अ वैल्यू ट्रैप, बिल्कुल सही है। क्वालिटी बिज़नेस है, वैल्यू ट्रैप नहीं है। वही मैं वीडियो में भी बताऊँगा कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो ये अच्छी प्राइस बन सकती है, बट फॉर 5, 7, 10 ईयर्स। अच्छा, बट इट इज़ नॉट अ वैल्यू अपॉर्च्युनिटी एट 187 पे आप बाय इसको, वो कह रहा है नहीं बनता स्टिल। Earning quality is softening and not improving. This is based on reported facts for balance sheet, profit and loss mechanics, and on explicit assumptions for the valuation range, ठीक है? तो फाइनल वर्डिक्ट उसका क्या था, होल्ड एज पर आपका जो है फंडामेंटल एनालिसिस। हम लोग अब टेक्निकल एनालिसिस पे आ जाते हैं। ये देखें टेक्निकल एनालिसिस पे ये दो शीट्स हमने इसको ये प्रॉम्प्ट दी थी और साथ में इसको चार्ट दिया था। इसके थ्रू इसने अपनी चीज़ों को निकाला है, ठीक है? इसने ट्रेंड्स, अब देखिए ये खुद ही उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहा है चीज़ों को, मैंने इसको कुछ भी नहीं बताया। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए चीज़ों को खुद ही उसमें से निकाल रहा है। ओवरऑल कॉन्फिडेंस ने 2400 में से दिया है, ठीक है? ट्रेंड, मोमेंटम, और ये देख सकते हैं हमने स्कोर इसको कहा था कि आपने देना है, इसने हर किसी को स्कोर किया है। बेस्ट ट्रेडिंग लाइन, अगर आपने एग्रेसिव लेवल पे बाय करना है तो 186 और 188 पे आप इसको बाय कर सकते हैं। ओनली फॉर ट्रेडर्स विलिंग टू बेट ऑन अ मीन रिवर्जन बाउंस, नॉट सपोर्टेड बाय ट्रेंड और वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये ट्रेडिंग के लिए हम लोग डाटा यूज कर सकते हैं। कंजर्वेटिव बाय लेवल आपका जो है वो 193 से 197 ऑन कंफर्म्ड रिक्लेम ऑफ मूविंग एवरेज 20 या 50, ठीक है? होल्ड जोन आपकी क्या होगी, एग्जिस्टिंग होल्डर्स जो हैं जिनके पास अब अगर बाय कर लिया हुआ है उन्होंने,
तो उनके लिए वो कह रहा है कि आप होल्ड कर सकते हैं। अ क्लोज बिलो इनवैलिडेट द बेस। एड ऑन लेवल आपका अबव 197 है। ओनली इफ एमएसीडी हिस्टोग्राम टर्न्स पॉजिटिव और वॉल्यूम 197 पे आप टेक प्रॉफिट करेंगे पहला, और प्रॉफिट 2 आप लेंगे 200 से 212, और 200 से 218 से 220 पे आप जो है वो प्रॉफिट 3 अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस उसने दे दिया है, अच्छा तरीका है अगर आप यूज़ करना चाहें इसको तो। फाइनल टारगेट इफ ट्रेंड री-स्ट्रेंथन तो 235 से 240 उसने मैक्सिमम टारगेट दिया है कि यहाँ तक आप जो है वो इसको बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस उसने क्या लगाया, 183 के ऊपर जो है वो हमें स्टॉप लॉस उसने दे दिया है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लो है। प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एआई कैलकुलेट कर रहा है और वो कह रहा है कि बहुत लो है। सक्सेस चांस 25 से 30% है, बहुत ही कम। ठीक है, रीजन सपोर्टिंग अ ट्रेड प्राइस नियर लोअर बोलिंगर बैंड RSI 37 एट लेवल दैट प्रोड्यूस प्रायर बाउंसेस ऑन दिस चार्ट MACD हिस्टोग्राम फ्लैटनिंग। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने देखना है इसके अंदर ही अगर हम देखेंगे तो MACD लाइन और ये सारी डिटेल्स उसने दे दी, आप इसको पढ़ सकते हैं। सिनेरियो एनालिसिस बुलिश रिक्लेम एंड होल्ड अबव 192, ठीक है, देन 197 ऑन राइजिंग वॉल्यूम, अगर ये चीज़ होती है तो बुलिश है। ठीक है, न्यूट्रल है अगर यहाँ पे रहता है, और बेरिश है अगर ब्रेक एंड क्लोज बिलो 183 ऑन वॉल्यूम। ठीक है, फाइनल वर्डिक्ट वो अभी ये भी यही कह रहा है कि अभी आप वेट करें, मतलब हमें फंडामेंटल एनालिसिस पे भी होल्ड की कॉल आई है, और ईफर्ट के बारे में हमें टेक्निकल एनालिसिस से भी ये बात पता लग रही है एआई के थ्रू के वो कह रहा है अभी वेट करें। ठीक है, इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर बना हुआ है। तो एंट्री एक्शन समरी उसने बता दी है कि स्टॉप लॉस 183 पे लगाएंगे, टारगेट 197 होगा। ये वो चीज़ें हैं अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इसमें मतलब एग्रेसिव उसने प्राइस भी ऊपर दे दी है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, वर्डिक्ट उसने लेकिन अभी कहा है वेट। तो ये दोनों तरीकों से मैंने बता दिया, फंडामेंटल एनालिसिस करके भी, टेक्निकल एनालिसिस करके भी। चलते हैं दोबारा स्क्रीन की तरफ। सेक्शन 8 मेरा वर्डिक्ट, बेस्ट प्राइस या डिक्लाइनिंग बिजनेस। सच ये है कि जवाब दोनों में से कोई नहीं है। ऑपरेशनल बिजनेस डिक्लाइनिंग नहीं है। एनवन प्लांट की एफिशिएंसी, गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड मार्केट स्ट्रक्चर और 55% प्लस आरओई, ये सब इंटैक्ट हैं। यूरिया डिमांड भी स्ट्रक्चरली स्टेबल दिखती है, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर डिटोरिएट हो रही है तेजी से। डेट 18 महीने में 2 गुना से ज्यादा, नेगेटिव फ्री कैश फ्लो और डिविडेंड जो हिस्टोरिकली अपनी अर्निंग से ज्यादा रहा है। ये कोई डिक्लाइनिंग बिजनेस नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस ओवर एक्सटेंडेड कर रही है। और प्राइस की बात करें तो 190 के आसपास पर ये ट्रेड कर रही है। ऑल टाइम हाई से तकरीबन 27% नीचे जरूर है, लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल्स के क्लोजर एंड के करीब है। डीप डिस्काउंट नहीं, एक्सट्रीम प्रीमियम भी नहीं। मेरी ऑनेस्ट असेसमेंट, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपकी अप्रोच ये है कि अगले 5 से 7 साल या 10 साल तक आपने स्टॉक को होल्ड करना है, तो एग्रो फर्टिलाइजर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो इस स्टॉक को बहुत क्लोजली देखना जरूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपने क्वार्टर बाय क्वार्टर इनकी कम से कम अर्निंग्स और डिविडेंड को देखना है। अगर तो अर्निंग्स और डिविडेंड इंटैक्ट हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट करते रहें। अगर ये ब्रेकडाउन आपके लिए यूजफुल रहा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही PSX कंपनीज को नंबर से पकड़ते हैं। कमेंट में बताएं आप ईफर्ट को होल्ड कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं करंट प्राइस पे। मिलते हैं अगली वीडियो में।